मैं शहीद ज़ुबैर अहमद मुजाहिद को वैसे तो बचपन से ही जानता हूँ और वो सहाफ़त में मेरे उस्ताद रहे हैं। तालीम की वजह से बच्चों की ना हमें यहाँ से जाना पड़ा मीरपुर ख़ास, और हम लोग मीरपुर ख़ास चले गए। मीरपुर ख़ास में बस इनकी सहाफ़त ही होती थी। वो हमारे उस्ताद भी कह लें उनको कि हम उनसे बहुत कुछ सीखे। सीनियर साहब भी थे, बहुत अच्छा लिखते थे। मैंने कहीं उनको बुज़दिल नहीं पाया, घबराते नहीं थे वो लिखते हुए। यहाँ पर मीरपुर खास के शहर में जो डोमिनेट करती थी MQM। एकदम से मुशर्रफ साहब के दौर में मीडिया की आवाज़ एम्पलीफाई हो गई, क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान हो गया। लेकिन मुशर्रफ साहब उस वक्त तक मीडिया से बहुत खुश थे जब तक वो उनके साथ फ्रेंडली था। तो ज़ुबैर का फोकस ऑब्वियसली पुलिसिंग पे, पुलिस रिफॉर्म्स पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा होता था, उसके वीकली कॉलम्स का। पर उसकी जो रेगुलर रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स फाइल करता था तो वो पॉलिटिकल भी होती थी। बहुत मशहूर जो केस हुए थे उनमें मन्नू भील केस भी था। लेकिन उसके साथ ज़ुबैर भाई ने उसके लिए आर्टिकल्स वगैरह कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में लिखे थे उसके। ज़ुबैर अहमद मुजाहिद की जो गिरफ्तारी की वजूहात मेरी समझ में आती हैं, जो उस वक्त के सियासी किरदार थे उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, जो पुलिस के अफसरान थे उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। सिनडी खान साहब की गोठ, वहाँ से आते हुए उनको जो है यहाँ तालके थाने के नज़दीक गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद कुछ अर्सा बाद फिर एक दफ़ा अपना इनको यहीं से रास्ते में से उठा लिया। इनका एक लेटर निकला था तो उसमें अब्दुल्ला शेख का भी नाम था और फिर ये सलीम आज़ाद है, इसका भी नाम था कि अगर मेरा मर्डर हो जाए इसको ज़्यादा मतलब कि ना पकड़ना। हाँ, मैं 23 नवंबर की रात कभी नहीं भूल सकता। जुमे का दिन था। फिर ये इन्होंने भी अपना तैयारी की जुमे की, बच्चों को भी साथ लेके जुमा पढ़ कर आए। फिर जो वो हम आए प्रेस क्लब, फिर हम कोई 3, साढ़े 3, 4 बजे मैं घर छोड़ा। फिर मैंने भी घर आराम किया। फिर शाम को बोला यार 6-7 बजे आ जाइयो। 8 का टाइम था या 8:30 का शायद टाइम था, अभी याद नहीं मुझे। वाहिद पहलवानी ना ये दरवाजे पे आए हैं, फिर फ्रेश हुए उनके साथ निकल गए। 4 मीनार चौक है अपना, पोस्ट ऑफिस चौक भी कहलाता है, GPO चौक, तो वहाँ हमारी एक बैठक होती थी। तो बस फिर हम वहाँ से कोई 10:15 थे या 10:35 थे, उस काज़मियन इमाम बारगाह के सामने से जैसे हम निकले ना, अचानक साइड से मोटरसाइकिल आई। अच्छा, मोटरसाइकिल गुजरते ही जैसे फायर की आवाज़ आई ना, फायर की क्या, फटाके की आवाज़ आई। तो वो उन्होंने बोला वे देख टायर बस्ट हो गया तेरा। बस ये आखिरी लम्हात कि उनके जो मेरे से गुफ्तगू थी वो ये थी। वहाँ जब रुके मुझे बड़ा रोक, मुझे ऐसे आग ढीले होने लगे ना, तो वहाँ मैंने जैसे देखा तो एक वो हमारे जावेद आराई साहब थे, वो तो शॉप पे खड़े थे। मैंने उनको पंजाबी में हम पाई देखी इधर यार, पाई दी शुगर लो हो गई। तो वो जो है मुड़े, उन्होंने देखा तो वो और ढीले होते गए। तो मैंने बोला बाबू शुगर लो हो गई और इनको कोई प्रॉब्लम हो गया। तो जावेद भाई ने बोला यार उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाओ। अब मेरे लिए वहाँ ये प्रॉब्लम कि मैं इमरजेंसी में जाऊँ या कार्डिक वार्ड में जाऊँ। तो वो एक हमारे दोस्त थे शाहिद कहर, सोब अखबार के, एक आवाज़ आई किसी गाड़ी में से कि शाहिद भाई, और मैंने जब मुड़ के देखा तो ऐसे इशारा किसी ने किया पीछे आओ। वही करीब है बिल्कुल, कुछ फासले पे सिविल हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है। वो दोस्त और वो जो वहाँ का जो डॉक्टर था वो चेक कर लेते। अचानक जो है ना यूँ हाथ लगाते लगाते वो रोशन भट्टी उसने शायद कहने यहाँ कोई चीज़ फूली हुई थी। साइड में ऐसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ लगी है ना इनको। अच्छा, ब्लीडिंग भी नहीं थी वहाँ ना। एक होता है ब्लीडिंग हो जाए तो पता पड़ता है कि यहाँ से ब्लीडिंग हुई है ना। तो मैंने रोशन भट्टी को बोला, मैंने कहा यार ये भी, इसको भी कोई स्टेजेस कराने हो या पट्टी कराने हो, उसके साथ साथ ये भी करो। तो उसने देखते ही बोला डॉक्टर साहब ये तो बुलेट का निशान है। बल वो देखा तो फिर वो यहाँ से पता लगा कि यहाँ उनकी गोली लगी थी पीछे। ये एब्डोमेन यूँ क्रॉस करते हुए यहाँ जाके रुकी वो गोली और ये डैमेजेस कर गई सब चीज़ों। अब मैंने बोला कि भाई मुझे सबसे पहले उनके घर पे इतला कैसे दूँ। तो मैंने फिर अपने घर पे फ़ोन किया बड़ी हमशीरा को कि मैंने बाजी, मैंने कहा इतनी देर हो गई, 12 बज गए, अभी तक नहीं आए, क्या हो गया आज इनको? ना कोई इनका फ़ोन आया। तो मैंने कहा क्या हो गया है? मैंने कहा क्यों नहीं आए ये? वाहिद पहलवानी की बीवी और वाहिद पहलवानी की बहन वो दोनों आ गए। तो कहने लगी कि ना ज़ुबैर भाई को तो कहते ना गोली लग गई है,
और ना उनको ना तबीयत उनकी ख़राब है, उनको ना कराची लेके जाएंगे। घर इन्होंने बंद किया, बंद करके मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरा जहन इतना मतलब कि अपसेट हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कराची की तरफ जा रहे हैं कि जुडो की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम मीरवा के पास आए ना, तब एम्बुलेंस मेरे सामने एकदम नज़र गई ना, तो एम्बुलेंस जा रही थी। फिर मैंने आपा को बोला, बहन थी मेरी, उनको हम आपा बोलते हैं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया है आपा? मैंने कहा ये तो, मैंने कहा एम्बुलेंस जुडो की तरफ जा रही है। मैंने कहा अपन कहाँ पर हैं? तो कहने लगे अपन मीरवा में। तो कहने लगे ये तो जुडो की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों जा रहे हैं जुडो? मैंने कहा आप लोग तो बोल रहे थे कराची जाना है इनको लेकर, अब जुडो क्यों जा रहे हो? फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बताया कि ना ज़ुबैर का मर्डर हो चुका है। फिर मुझे पता चला कि ये दुनिया से दूसरा हो चुका है। So on the 24th of November 2007, an investigation was started after Zubair Mujahid was murdered. FIR तदफीन के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास सेटेलाइट टाउन थाना में गए और उनके वाक़े की FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई। हमने बुनियादी तौर पर पुलिस फाइल्स को बुनियाद बनाकर उनकी बेस पर हमने उसमें जो सकम थे, जो उसमें अनॉमलीज़ थी, उसमें जो खामियां थी, उसको हमने तलाश करने की कोशिश की कि क्या वजह है कि एक मर्डर जिस पे आज तक कोई एक सस्पेक्ट भी नहीं पकड़ा जा सका। पहले दिन से ही पुलिस दुरुस्त रुख से उनकी तफ्तीश करना नहीं चाहती थी। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि उस वक्त हमने उनके कपड़ों में 3 जो कपड़े दिए थे उनमें शलवार, कमीज़ और बनैन भी शामिल थी, और जो गोली आई थी वो कमीज़ और बनैन को आर पार करते हुए वो जिस्म में दाखिल हुई थी। लेकिन अब हमें पता चलता है कि उन्होंने शवाहद में से वो जो बनैन जिसमें से गोली गुजरी थी वो गुम कर दी है, वो प्रॉपर्टी में उन्होंने पुलिस ने जाहिर नहीं की। There was a bullet and a bullet casing at the crime scene, but no forensic analysis was conducted. और पुलिस ने ये भी कोशिश की कि यही साबित कर दें कि ये ज़ुबैर साहब की अपनी ही पिस्टल जो उनके लगी हुई थी उनकी बॉडी के साथ, और वो किसी झटके या किसी ट्रैफिक के उसकी वजह से वो चल गई। लेकिन हालांकि वो पिस्टल इस्तेमाल भी नहीं करते थे और उनका पिस्टल जो था वो जिंक आलूद था और काफ़ी सालों से घर पड़ा हुआ था। हमने जब पता किया तो उनके घर जाने के 2 रास्ते थे। अब वो अमूमन जो रास्ते से जाते थे जो फ्रीक्वेंटेड रास्ता था, ठीक है, इन्होंने एक डिटूर लिया जो कि शाम के वक्त थोड़ा सा ज़्यादा सुनसान होता है, थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का कहते हैं कि वो जो इलाका वो अरीब करीब कोई एक तो रात का टाइम था, पोश इलाका नहीं है वो, उस वक्त इस वक्त तो पोश इलाका हो गया। रात को आपको 3 बजे तक भी लोग वहाँ बैठे मिलेंगे। वाहिद पहलवानी इस जो है ना इस केस की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। उसने देखा क्या हुआ, उससे ये सवाल करना है कि उसने क्या देखा और पुलिस रिपोर्ट में जो लिखी है बात वो क्यों उससे अलग है। इसी तरह जो हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो इसके डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे वाहिद पहलवानी को इंटरोगेट करने दिया जाता तो ये केस सॉल्व हो जाता। According to the police files, the person who was driving the motorcycle immediately realized that Zubair Mujahid was shot and thereafter brought him to the hospital. But to us, this specific witness told a completely different story, and he said that he was not aware of the fact that Zubair Mujahid was shot, but expected Zubair Mujahid of having a heart condition. पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमने कोई ऐसी स्पेसिफिक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या सस्पेक्ट हमें नज़र नहीं आया। रैंडम सस्पेक्ट्स को जाके इंटरोगेट किया, उनसे पूछा कि भाई तुमने ज़ुबैर मुजाहिद, तो विदाउट एनी क्लू एग्जैक्ट रेप्लिकेशन था कि अगर आपने 6 लोगों से बात की तो 6 लोग एग्जैक्ट इन द सेम लैंग्वेज
इन द सेम फ्लो बात नहीं बता सकते। क्राइम ब्रांच हैदराबाद को तफ्तीश मिलने के बाद उनका जो तफ्तीशी अफसर था वो फ़कत एक दफ़ा जुड्डो तशरीफ़ लाया था और उन्होंने हमारे और उनकी जो फैमिली है उनके बयान लिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। जी, मीरपुर ख़ास और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और हैदराबाद क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन दोनों में मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। ये तो इंतहाई गैर मेयारी इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि ज़ुबैर का काम जो था, वो रिपोर्टिंग जो थी मीरपुर खास पुलिस के क्रिटिकल थी बहुत ज़्यादा, तो मीरपुर खास की पुलिस जो है उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है एक प्रॉपर फोरम नहीं है। I don't believe that the Mirpur Khas police station was in the position to begin with to conduct an unbiased police investigation at all. एक पुलिस वाले से जो हमारी बात हुई जो कि इन्वॉल्व था इन्वेस्टिगेशन में, जिसने कहा कि आप मेरा नाम इस्तेमाल ना करें हम अपनी रिपोर्ट में, पर उसने हमसे ये बताया कि जो उनके आला ओहदेदारान थे उस वक्त के, उन्होंने इस तरह से अंदिया दिया कि आपको इस केस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया और शायद बंदे के साथ सही हो गया। सेटिस्फाई तो अगर मैं तब होती ना, अगर जो मारने वाले वो सामने आते मेरे। पुलिस का तो मुझे कोई सिलसिला मुझे नज़र नहीं आया, सामने नहीं आया। कोई पुलिस ने भी कोई इंक्वायरी की हो अच्छे तरीके से। The responsible inspector of that crime branch requested the case to be disposed of as an A class, and what that means is that a crime has been committed, however the suspects were untraceable. लेकिन ए क्लास का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई है या इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है। अगर कोई, ये कानून ये कहता है कि अगर उस केस में कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा गवाह, कोई भी ऐसी कोई चीज़ सामने आती है जिससे केस दोबारा से इन्वेस्टिगेट हो सकता है, तो वो किसी भी वक्त पुलिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो दोबारा से उस केस को टेकअप कर सकती है। नए सिरे से इसी तरह ही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जैसे कि आज एफआईआर दाखिल हुई हो। अच्छे और ईमानदार ऑफिसर मुकर्रर किए थे। तो इस सिलसिले में ज़ुबैर साहब की फ़ैमिली ने हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो हमने पुलिस की खामियां और जो नई चीज़ें, जो नए पहलू इस केस के सामने लाए एफपीयू की इन्वेस्टिगेशन के बाद, और वो जो रिपोर्ट जारी की गई उसके बाद, उनके अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिसके तहत उन्होंने ये प्रे किया हाई कोर्ट से कि इस केस को, ज़ुबैर साहब के केस, मर्डर केस को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट किया जाए। मेरी डिमांड्स यही है कि भाई जिन्होंने ये मर्डर किया है वो लोग पता तो चले ना। आज तक यही नहीं पता चला हम लोगों को कि इनका मर्डर में कौन लोग शामिल थे। Up till the very moment that the family of Zubair Mujahid has achieved some sort of justice, we will be keeping supporting them. तहफ़्फ़ुज़ मिलना नामुमकिन है, लेकिन अगर हमने काम करना है तो इन्हीं जो माहौल में रह कर ही काम करना है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। या तो फिर हम डरना छोड़ दें या फिर सहाफ़त करना छोड़ दें, इनमें से एक ही बात हो सकती है। मैं अगर सहाफ़त करना चाहता हूँ तो ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी। और हुकूमत वक्त को ये करना चाहिए कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जब इंसाफ मिलेगा और कातिल जो है ना कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, तो उसके बाद इस किस्म के लोगों को दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि वो सहाफ़ियों को कत्ल करें या सहाफ़ी को धमकाएं या अपने मुफादात के लिए उनको इस्तेमाल करें।